इसी सिचुएशन में ये वाला जो ब्लॉक है, इसको हम वो फॉर्मूला हमने बनाया कैसे? वो फॉर्मूला हमने ऐसे बनाया कि ये वाला जो फॉर्मूला ये तो तब एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब यहाँ फ्रिक्शन नहीं है ग्राउंड पर और ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है। अब अगर बी और ग्राउंड के बीच में भी फ्रिक्शन है, ग्राउंड के और बी के बीच में भी अगर फ्रिक्शन है और वो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लेते हैं μ1 के बराबर है, तो इस सिस्टम को चलाने के लिए, इस सिस्टम को मूव कराने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये निकालना है ना। तो हम क्या काम करते हैं, हम उसमें ये मान लेते हैं कि ये ब्लॉक है बी, ये ब्लॉक हो गया ए, और एक फोर्स तो एफ लगा ही हुआ था ये जिससे हम पकड़ के खींच रहे थे, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर लगेगा पीछे की तरफ जो इसको अपोज करेगा, उस फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? μ1 एम ए प्लस m2 इंटू जी के बराबर। यानी कि यहां पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वो फ्रिक्शन होगा μ1 n के बराबर, और ये वाला n जो है, एक मिनट रुकना बेटा। हेलो, हाल चाल तो ठीक ठाक है यार। मैं है ना तुमको 10 के बाद कॉल करूंगा, मैं क्लास ले रहा हूँ ये ऑनलाइन, है ना। कोई बात नहीं, मैं भी करता हूँ है ना 10 के बाद। तो अब जितना फोर्स हम यहाँ पर लगा रहे हैं राइट साइड में, वो फोर्स कितना हो गया इफेक्टिवली? एफ माइनस μ1 एम ए प्लस एम बी इंटू जी, ये हो गया इफेक्टिव फोर्स। अब ये इफेक्टिव फोर्स कितना होना चाहिए? अब हमारे लिए सारा क्वेश्चन चेंज हो गया। अब हम ये मान के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि इस पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है, एफ इफेक्टिव, और फ्रिक्शन कहां पर है? केवल ए और बी के बीच में है ना। और फिर इस एफ इफेक्टिव को हम किसके बराबर रख दें? इसके बराबर रख दें। ये जो एफ मैक्सिमम लिखा हुआ है ना, इसको एफ इफेक्टिव के बराबर रख दें, तो ये एफ माइनस μ1 एम ए प्लस एम बी इंटू जी इक्वल टू एम ए प्लस एम बी इंटू एम ए प्लस एम बी म्यू जी, इस तरह से हो जाएगा, है ना। ये ऐसे हो गया था। तो मुझे कुछ अब मैं अब सॉल्व करता हूँ वो क्वेश्चन जो तुमने पूछा है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो अब इसमें बेटा जो ग्राउंड वाला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था वो कितना था? 0.1, 0.2, और ऊपर वाला कितना है? 0.2। अच्छा, ऊपर वाला 0.2, नीचे वाला 0.1। तो देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी सी रीजनिंग लगानी पड़ेगी। पहले तो ये चेक करो कि ये जो ब्लॉक बी है इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव करेगा कि नहीं, या इसको चलाने के लिए हमें मिनिमम कितना फोर्स चाहिए। ये जो ए और बी ब्लॉक का जो सिस्टम है, इस सिस्टम को एक्सेलरेट कराने की बात नहीं कर रहा मैं, जस्ट मूव कराने की बात कर रहा हूं। जस्ट मूव कराना मतलब मान लो कांस्टेंट इस वेलोसिटी से ही चला देना है, तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? यहां मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा? यहां पर बी और ग्राउंड के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना है? यहां इस नॉर्मल रिएक्शन एन जी की वैल्यू कितनी होगी? एम प्लस एम बाई टू इंटू जी होगी, इतना होगा ना। ग्राउंड पर तो इन दोनों ब्लॉक का कंबाइंड वेट आएगा, तो उससे नॉर्मल रिएक्शन इतना हो गया एम प्लस एम बाई टू इंटू जी, और ये हो जाएगा 3 mg/2। अब यहां पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा, यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, एफ मैक्सिमम, वो होगा 0.1 इंटू एन जी के बराबर। और 0.1 इंटू एन जी कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू
3 mg/2। अब मुझे डेटा तो याद नहीं है, मैंने वो 2-3 साल पहले का वीडियो है शायद। तो उसमें मास की भी वैल्यू दी हुई थी, या क्या पूछा है कि एफ कितना लगाएं हम? बेटा आप थोड़ा पास में या सेटिंग चेंज करके बोलना, वॉल्यूम बढ़ जाए जैसे तुम्हारा। हाँ आवाज आ तो रही है, हाँ बोलो। कि एक ऑप्शन ये था बॉडीज विल मूव इफ एफ इज इक्वल्स टू 0.25 mg। अच्छा चलो, मूव कराने के लिए कितने mg चाहिए ये अभी हम निकालते हैं। तो ये लग रहा था, है ना, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा था इतना। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/20 mg लिख लेते हैं। यस यस सर। अब इस सिस्टम को मूव कराने के लिए हमें मिनिमम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, 3/20 mg। F इक्वल टू 3/20 mg। जी कितना है? जी जी इज नॉट गिवन, लाइक mg के टर्म्स में करना है। अच्छा तो ये तो फिर 3/20 हो जाएगा। एक ऑप्शन ये था बॉडी ए विल स्लिप विद रिस्पेक्ट टू बी इफ एफ इज इक्वल्स टू 0.5 mg। बॉडी विल मूव टुगेदर इफ एफ इज इक्वल्स टू 0.5 mg। मैक्सिमम वैल्यू है क्या ये? मतलब चलो एफ की वैल्यू में अच्छा सुनो, 3/20 लगभग कितना आएगा? ये आएगा 0.1, मतलब 0.15। 0.15 mg, इतना ना? यस सर। यानी इतना फोर्स लगाएंगे तो ये सिस्टम चल पड़ेगा। ये क्लियर हो गया? अब हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम कितना फोर्स लगाएं कि ब्लॉक साथ साथ चले। यस सर। है ना, अब हम ये चेक करें कि मैक्सिमम कितना फोर्स लगाएं कि ये साथ साथ चले। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ऐसे ही करते थे ना अप्रोच, तो हम मान लेते थे कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं और ये हमने ब्लॉक बनाया यहाँ पर बी और ए। अब यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, इफेक्टिव फोर्स जो सिस्टम को चलाएगा, दोनों का एक्सेलरेशन कैसा है? कॉमन एक्सेलरेशन है। तो वो कॉमन एक्सेलरेशन कितना आएगा? कॉमन एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पर फोर्स लग रहा है एफ, और यहाँ पर एफ मैक्स मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन कह लो या जो भी कहना चाहते, तो एफ माइनस एफ के अपॉन m1 + m2। ये कॉमन एक्सेलरेशन हो गया सिस्टम का। अब ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो उसमें कौन कौन से फोर्स बनाऊं मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल में सिर्फ फ्रिक्शन बनेगा। हाँ, किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स दिस राइट साइड। हाँ वेरी गुड बेटा, सीख गए हो तुम ये। और ये नॉर्मल जो हो गया, यहाँ पर फ्रिक्शन मैंने बना दिया। इस फ्रिक्शन को क्या नाम दूं मैं? F2 लिख लेता हूँ। अब मैं इसकी न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखता हूँ इस पर। तो ये आएगा F2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास m2 और एक्सेलरेशन कॉमन वाला, तो F2 इक्वल टू हो जाएगा m2a। तो m2 और a की वैल्यू है f माइनस एफ के अपॉन m1 + m2। ठीक है, और F2 कितना है? सॉरी, F2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? लेस देन आर इक्वल टू इस वाले म्यू का को क्या नाम दे दें हम? नहीं 0.2 नहीं, सिंपल। अच्छा स्टैटिक μ2 लिख देते हैं चलो। तो μ2 F2 कैसा होना चाहिए? लेस देन आर इक्वल टू μ2 m2g। है ना, इतना होना चाहिए। तो अब F2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर। ये जो F2 था ना, ये उठा के इस इनइक्वलिटी में रख देते हैं हम। तो ये बन जाएगा F2 है m2
एफ माइनस एफ के अपॉन m1 प्लस m2 Yes, sir. Yes, sir. म्यू टू m2 जी। तो m2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और f माइनस एफ के लेस देन आर इक्वल टू कितना आ गया, म्यू टू इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी, इतना। Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ गई, f लेस देन और इक्वल टू एफ के प्लस म्यू टू m1 प्लस m2 जी। अब f के कितना है बेटा, FK, अच्छा FK would be ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ, yes sir. तो 0.1 into नहीं सिंबल में इसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जी मान लो, ये ग्राउंड के बीच में है, तो ये हो जाएगा म्यू जी इंटू mg. कौन, नीचे वाले ब्लॉक का मास है m1, ऊपर वाले का m2 है। हाँ, तो m1g, नहीं बेटा, नॉर्मल रिएक्शन गलत लिख रही हो ना। m1 plus m2g. हाँ, m1 प्लस m2 जी प्लस म्यू टू इंटू m1 प्लस m2 जी। अब इसमें से m1 प्लस m2 जी कॉमन हो जाएगा, तो f लेस देन और इक्वल टू म्यू जी प्लस म्यू टू इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी, हाँ, इतना आया। yes sir. Yes sir. इस केस में मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं जो क्वेश्चन में गिवन थी, न्यूमेरिकल वैल्यू रख के। तो F इक्वल टू म्यू जी प्लस म्यू टू मिला के कितना हो जाएगा, 0.3, 0.3, और m1 प्लस m2 कितना हो गया, 3/2 तो ये 3mg/2 हो जाएगा। तो F लेस देन आर इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0.45 0.9/2 mg। 0.9 को 2 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, 0.45 mg। तो दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे अगर F की वैल्यू 0.45 mg से कम है। अब चेक करो ऑप्शन, तो उसमें 0.5 mg क्या था, 0.25 mg था, क्या था। हाँ, एक था कि bodies में related F is 0.25 mg या हाँ, एक मिनट एक रुको, पहला ऑप्शन चेक करो ये सही होगा कि नहीं। हाँ सही होगा, अगर हमने कितना फोर्स लगाया है, 0.25 mg. हाँ 0.45 mg से कम है, तो दोनों साथ साथ चलेंगी। ठीक है, फिर Yes, sir. और एक था कि maximum value of F for which two bodies will move together is 0.45 mg. हाँ, तो ये तो आ ही गया 0.45 mg। Yes, sir. और एक bodies will move together if F is 0.5 mg. This is तो 0.5 mg में तो अलग अलग हो जाएगा, दोनों का एक्सेलरेशन साथ साथ नहीं चलेंगे। yes, yes, sir. तो हो गया क्लियर हो। नहीं, दो और है. हम्म, Bodies will be at rest if F is 0.1 mg. हाँ, तो अब ये बताओ कि इस सिस्टम को चलाने के लिए हमें मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। सिस्टम को चलाने के लिए फोर्स 0.45 नहीं, वो ये वाला था। हाँ 0.15. देखो बेटा, दोनों का ना डिफरेंस समझो जरा, दोनों चीज़ों का डिफरेंस क्या है। एक सिचुएशन ये है कि हमने फोर्स लगाया, ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलें, ये नहीं पूछ रहे, ये स्टार्ट करें मूव करना। तो मूव करना स्टार्ट करें, उसके लिए यहाँ पे ग्राउंड पे जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, उस फ्रिक्शन को ओवरकम करना जरूरी है। यहाँ पर ग्राउंड पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, मैक्सिमम कितना लग सकता है यहाँ पर, यहाँ पे ग्राउंड पे मैक्सिमम लग सकता है 0.15 mg के बराबर। Yes, sir. Yes, sir. तो जब तक हम 0.15 mg के बराबर का फोर्स नहीं लगाएंगे, ये सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं क्लियर हुआ? Yes, sir. हुआ. तो 0.1 mg थे, क्या है ऑप्शन में, Bodies will be at rest if F is 0.1 mg. तो सही है ये। हाँ, yes, sir, सही है. और कौन, Bodies will slip with respect, मतलब body A will slip with respect to body B if F is 0.5 mg. हाँ ये भी सही है। हाँ, ये समझ में आया कि नहीं।
लास्ट वाला, सबसे लास्ट का। हाँ मतलब उन दोनों की एक्सीलरेशन अलग हो जाएगी तो फिर वो हाँ, कब हो जाएगी, कितना फोर्स लगाने पे अलग हो जाएगी? 0.5 mg नहीं नहीं, मिनी मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं कि दोनों साथ साथ चलें? 0.4 mg 0.45 mg। I guess 0.45 mg same तो अब जरा फिर से सुनो, सभी चीज़ों के आंसर देना। मिनिमम कितना फोर्स चाहिए कि ये सिस्टम को हम मूव करा पाए? मूव कराने के लिए मिनिमम कितना चाहिए? 0.15 mg वो कैसे आया है? यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल के। हाँ इसके बाद जब ये चल गया, फिर हमने फोर्स को बढ़ाना शुरू किया, तो दोनों ब्लॉक अभी साथ साथ चल रहे हैं। कब तक चलेंगे साथ साथ? जब तक फोर्स 0.45 mg या उससे कम होगा। हाँ इसके बाद जब फोर्स ये वाला 0.45 mg से ज़्यादा हो जाएगा, तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा। किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उसमें? ऊपर वाले ब्लॉक का या नीचे वाले ब्लॉक का? नीचे एक सेकेंड ऊपर वाले का बेटा क्योंकि ऊपर वाले को ऊपर वाले को फ्रिक्शन मूव कराती है तो उसका मतलब मूव ज़्यादा है इसलिए ऊपर वाले ब्लॉक का अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा हुआ तो फिर वो आगे जाके बी से नीचे गिर जाएगा, ऐसा? ऐसा हो सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ये हम पिछली पे डिस्कस कर चुके हैं। ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कभी भी नीचे वाले ब्लॉक से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ओके नीचे वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना पॉसिबल है? म्यू जी इनफाइनाइट। हाँ इनफाइनाइट सॉरी सॉरी क्योंकि इसमें फोर्स लग रही है और ऊपर वाले का मैक्सिमम कितना हो सकता है? उसका हो सकता है म्यू जी हाँ, तो ऊपर वाले का लिमिट है ना, नीचे वाले का तो कुछ भी हो सकता है। तो जब भी स्लिप होंगे तो किस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा? का बी का। ऊपर वाले का उससे कम होगा और ये पीछे स्लिप होके गिरेगा, आगे नहीं चला जाएगा। ओके ठीक है भूल गई हो ये? हमने कर लिया है ना ये, इसको तो काफ़ी बार Yes, पढ़ लिया था पिछली क्लास में। अच्छा हाँ, हाँ। yes. और बताओ क्या पूछना है इसमें? एक चीज पूछनी थी कि स्लिपिंग की कंडीशन ये होती है कि जब दोनों ब्लॉक की एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाए हम्म ओके ये पूछना था अच्छा, अब मुझे अभी भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि तुम अभी पूरी तरह से चीज़ों को समझी हो कि नहीं। अब देखो, ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये फॉर्मूले वगैरह से सॉल्व नहीं होगा, इसमें बेसिक लॉजिक तुम्हें लगाना पड़ेगा। मान लो कि नीचे वाले ब्लॉक का मास है 10 kg, यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये है म्यू इक्वल टू 0, और यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसको लिख लेते हैं म्यू इक्वल टू 0.4। अब नीचे वाले ब्लॉक पर मैंने फोर्स लगाया है राइट साइड में F1 इक्वल टू 30 न्यूटन, और जो लेफ्ट साइड वाला ब्लॉक है, सॉरी ऊपर वाला ब्लॉक है, इसका मास हम 5 kg लिख लेते हैं। इस पर मैंने फोर्स लगा दिया है 20 न्यूटन लेफ्ट साइड में, ठीक है। तब तुमको बताना है दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना है, स्लिपिंग है कि नहीं, और दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना है। ठीक है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। एक तो ये फाइंड फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स। अब इसमें वो फॉर्मूले नहीं लगेंगे क्योंकि दोनों तरफ फोर्स लग गया है। यस सर तो अब क्या कर सकते हैं हम इसमें? पहले तो हम मान लेंगे कि सपोज देयर इज नो स्लिपिंग। हाँ तो नो स्लिपिंग करने के बाद इनका एक्सेलरेशन 2/3 आएगा कॉमन एक्सेलरेशन कितना जाएगा? 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 15, तो कितना हुआ ये? 2/3 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कॉमन एक्सेलरेशन हुआ। यस सर अब 5 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम पहले, और हम चेक करेंगे कि इसमें फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा। ये है 20 न्यूटन, तो 5 kg ब्लॉक पर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा ये चेक करना है। तो देखो, इसको ऐसे चेक करते हैं
कि अगर 5 kg वाले ब्लॉक का पर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर 5 kg ब्लॉक पर फ्रिक्शन नहीं लग रहा होता, तो इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स होता है। कौन सा? 20 न्यूटन का। तब इसका एक्सेलरेशन कितना होता? तब इसका 4 होता 4। किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स 20, मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में। और ये कॉमन एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आया है? ये राइट साइड है। तो फिर अगर इसका कॉमन एक्सेलरेशन हमने राइट साइड माना है, तो इस पर कोई ना कोई फोर्स राइट साइड होना चाहिए। होना चाहिए। तो वो राइट साइड फोर्स कौन हो सकता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हो सकता है, यानी कि फ्रिक्शन यहाँ पर हम मान लेते हैं राइट साइड है। अभी ये है कि नहीं एग्जैक्टली हम अभी ना नहीं कह सकते, अभी हम चेक कर रहे हैं रीजनिंग से। तो एफ एस माइनस 20 इक्वल टू मास 5 और एक्सेलरेशन लिखा मैंने 2/3। तो इससे चेक करो एफ एस कितना आता है, 20 प्लस 10/3 कितना हो जाएगा एफ एस? 70/3। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम हो, तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना है? दोनों ब्लॉक के बीच में कितना फ्रिक्शन होना चाहिए? 70/3। हाँ, अब अवेलेबल कितना है चेक करो, मैक्सिमम अवेलेबल कितना फ्रिक्शन है दोनों ब्लॉक के बीच में? वो होगा म्यू एन। तो म्यू कितना है? 0.4। और नॉर्मल रिएक्शन कितना लेंगे? नॉर्मल रिएक्शन देंगे दोनों ब्लॉक के बीच का, तो हम 5G। हाँ 50 लेंगे। तो ये आया 20 न्यूटन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल है 20 न्यूटन, और यहां पर जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो 70/3। ये 20 से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। तो एफ मैक्सिमम इज लेस देन required friction, implies that there is slipping। इसका मतलब है कि स्लिपिंग हो रही है, दोनों ब्लॉक साथ साथ नहीं मूव करेंगे। यस सर। अब आराम से समझ लो इस अप्रोच को। ये समझ में आया कि नहीं सारा हमने कैसे चेक किया है? एक सेकेंड। इसको आराम से समझो, ये पूरी जो स्टेप्स हमने लिखी हुई है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है ठीक है। तो इसका मतलब है दोनों का एक्सेलरेशन कैसा है? डिफरेंट है। डिफरेंट है। तो अब 5 kg ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में है? लेफ्ट साइड में 20 न्यूटन यस सर। 5 kg पर। और फ्रिक्शन कहां पर लेंगे हम इसमें? राइट साइड। राइट साइड में कितना फ्रिक्शन ले लें? ये 70/3। नहीं 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 नहीं, 70/3 तो अभी भी ना मतलब नहीं समझी तुम इन चीजों का। पहले हमने क्या माना कि दोनों का एक्सेलरेशन कैसा है? सेम है। तो अगर हमने सेम एक्सेलरेशन मान लिया दोनों का, तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना आया? तब आया 70/3। इसका मतलब है कि वो 70/3 न्यूटन का फ्रिक्शन हमें तब चाहिए अगर हम चाहते हैं कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चलें। लेकिन इतना फ्रिक्शन अवेलेबल है ही नहीं, तभी तो स्लिपिंग हो गई है। हाँ ओके। तो कितना फ्रिक्शन मानेंगे हम? 20। 20। किस डायरेक्शन में ले लें? राइट साइड में। राइट साइड। तो ये 20 न्यूटन फ्रिक्शन हो गया इस पर, उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। ये बाई चांस डेटा ऐसा सेट हो गया है, हर क्वेश्चन ऐसा होगा जरूरी नहीं है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया? 0। अब हम 10 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो ये 10 kg। हाँ बताओ कौन कौन से फोर्स बनाऊं मैं इस पर? एक F1 बनेगा और हॉरिजॉन्टल में F1 और हाँ, इधर फोर्स F1 किस डायरेक्शन में? F1 बनेगा राइट साइड। तो 30 न्यूटन बना लिया। और और फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में? लेफ्ट। हाँ, फ्रिक्शन इसमें लेफ्ट लेना पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाले पे राइट था, तो ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से नीचे लेफ्ट हो जाएगा। ये 20 न्यूटन। यस। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ? इसका होगा
हाँ 30 माइनस 20 इक्वल टू 10 इंटू ए, तो ए इक्वल टू कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स राइट। अब समझो जरा ये जो क्वेश्चन है, ये इसका डेटा मैंने तो रैंडमली डेटा लिखा था, बाई चांस ऐसा सेट हो गया कि ऊपर वाला ब्लॉक रेस्ट में ही रहेगा। चलो अब मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं, है ना, हाँ। तो इसको सॉल्व करना। ये 10 kg ब्लॉक ले लिया, ये 5 kg, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में मान लेता हूँ म्यू इक्वल टू 0.3 है, और नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया है हमने 30 न्यूटन, और ऊपर वाले ब्लॉक पर कितना फोर्स लगा दें, इस बार हम राइट साइड ही लगा रहे हैं, और ऊपर वाले ब्लॉक पर लगा दिया हमने 10 न्यूटन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को 0.4 लिख लेते हैं। अब फिर निकालो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना है, और डायरेक्शन भी बताना है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, ठीक है, Yes, sir. एंड फ्रिक्शन बिटवीन देम। और जो ये है 10 आराम से kg आराम से करना, एकदम से हड़बड़ा के नहीं करना। yes, sir. जो 10 kg का फ्लोर है उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब okay. तो जो ये
5 kg और 10 kg है, हम्म इनमें स्लिपिंग नहीं हो रही है, अच्छा तो ऐसा मेरा आंसर आया। और इनका एक्सेलरेशन हुआ 8/3, और डायरेक्शन और लाइट है, और जो फ्रिक्शन वाली फोर्स है वो 3.33 है। अच्छा ठीक है, कैसे किया इसको? ऐसे किया कि पहले चेक किया कि अगर स्लिपिंग हो रही है या नहीं हो रही, तो पहले जो 5 kg वाला है उस पर कितनी मैक्सिमम लग सकती है फ्रिक्शन, कितनी लग सकती है? 20 आई, 20 हम्म 0.4 mg, मतलब 0.4 mg, हम्म max g। हम्म, तो फिर एक्सेलरेशन निकाला, और उसके बाद 5 kg का FBD बनाया, तो हाँ, उसके कॉमन एक्सेलरेशन 8/3 आ गया, ठीक है। फिर आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया 5 kg का, तो 10 न्यूटन राइट साइड में लगा है। हाँ हाँ, अब इसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिसाइड करनी है किधर होनी चाहिए, तो कहाँ होना चाहिए फ्रिक्शन? फ्रिक्शन शुड बी राइट साइड, राइट क्यों होना चाहिए? because the whole system is moving right side to, मतलब see, मतलब ये थोड़ा सा मिस कर रहे, मैं समझाता हूँ, देखो पहले मान लिया करो कि 5 kg पर फ्रिक्शन ही नहीं है कोई भी, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता? तब उसका अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो उसका नहीं सॉरी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना होता 5 kg का अगर फ्रिक्शन है ही नहीं तो? फ्रिक्शन ही नहीं है तो उसका एक्सेलरेशन होता हाँ वेरी गुड। और अभी कॉमन एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? मोर देन 2 या लेस देन 2? मोर देन, यानी कि कोई फोर्स होना चाहिए जो इसको सपोर्ट कर रहा हो एक्सेलरेशन ज़्यादा के लिए, तो फ्रिक्शन होना चाहिए इसमें राइट साइड में, तो हमने मान लिया फ्रिक्शन राइट साइड में। अब इसकी इक्वेशन लिखेंगे हम 10 + Fs इक्वल टू मास 5 और एक्सेलरेशन कितना 8/3, हाँ हाँ, तो Fs कितना आया 40/3 -10, तो फ्रिक्शन कितना आया 10/3। यानी अगर हम ये मान लें कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना है? 10/3, ये रिक्वायर्ड है, और अवेलेबल कितना है F मैक्सिमम? 20 हाँ, तो अवेलेबल ज़्यादा है कि रिक्वायर्ड ज़्यादा है? अवेलेबल, यानी कि स्लिपिंग नहीं हो रही है। यस यस, वेरी गुड, तो इसमें स्लिपिंग नहीं हो रही है। अब स्लिपिंग नहीं हो रही है तो दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन ही होगा, तो इसका आंसर 8/3 सही है, फ्रिक्शन 10/3 है। और क्या पूछा था? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, तो 5 kg वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन राइट साइड में है और 10 kg वाले पर लेफ्ट साइड में हो जाएगा। तो इस तरह से अप्रोच करते हैं, ठीक है। यस सर। चलो, तो अब तुमने जेई मेन के क्वेश्चन सॉल्व किए फ्रिक्शन के PYQ? जेई मेन की नहीं की, बट मॉड्यूल की थी। अच्छा, थोड़ा ना जेई मेन की ओर लगाओ बेटा, तो तुमको ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है ना। जेई मेन के हो जाएंगे, मॉड्यूल के क्वेश्चन हो गए थे फिर जी के। हाँ वो, ठीक है। अब 2 ब्लॉक वाली जो प्रॉब्लम है, देखो इसमें और भी सिचुएशन मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन अभी जेई मेन नज़दीक है तुम्हारा ना, तो इतना ही पढ़ो, इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन इसी लेवल का आना चाहिए। अब इसके आगे क्या बताऊँ तुम्हें, बताओ। आगे मतलब चैप्टर है, नहीं नहीं, कौन क्या चीज़ पढ़ाऊँ मैं तुम्हें? पहले मुझे तुमसे सुनना है पहले कि क्या कराऊँ। मतलब वो स्प्रिंग स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स करा देता हूँ, ठीक है, तो चलो हम करते मतलब हैं। इसके कुछ और भी आता है क्या? नहीं नहीं मतलब ठीक है, स्प्रिंग। देखो इसमें ना अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, मैं तो ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम ही 6-7 दिन करा सकता हूँ तुम लोगों को। जैसे ये ब्लॉक ले लिया, अब मैं इस पे फोर्स एक ऐसा लगा दूं किसी एंगल पर 37 डिग्री पर F, है ना। फिर इस फोर्स को मैं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी लगा सकता हूँ कि फ्रिक्शन फोर्स को लगा दिया मैंने, सपोज F = सम कांस्टेंट B/t³। अब कब स्लिपिंग आई, कितने टाइम के बाद, तो थोड़ा एडवांस लेवल बढ़ता चला जाएगा, लेकिन जेई मेंस में उस लेवल का नहीं आता है, ठीक है। तो तुम्हारा काम इतने में हो जाएगा, और अगर हमको उतना ज़्यादा घुस के पढ़ना भी नहीं है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है अभी, तो जेई मेन लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं ना उतना तक का तो मैंने तुम्हें करा दिया है। तो मेन इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जेई मेन की ना क्वेश्चन सॉल्व करो PYQ, और उसमें से जो नहीं बन रहे हैं, जो डाउट्स हैं, वो मेरे से पूछते जाना, और वो क्वेश्चन तुमसे होने लगेंगे जेई मेन वाले, तो तुम्हारा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, राइट। yes, चलो, तो स्प्रिंग फोर्स पर हम आते हैं सबसे पहले।
तो स्प्रिंग फोर्स, तो एक काफ़ी गलतफहमी लोगों को होती है, सबसे पहले तो मैं उसको दूर करूं। ये स्प्रिंग है, ये अपनी नेचुरल लेंथ में है और इसके एक एंड को मैंने फिक्स कर रखा है। ये है इसकी नेचुरल लेंथ। अब बेटा ये बताओ कि इस समय ये जो स्प्रिंग है, ये यहाँ रिजिड सपोर्ट पर कोई फोर्स लगा रही होगी क्या? लगाएगी, मतलब नहीं अभी नहीं लगाएगी। अभी तो कोई नहीं लगा रही होगी, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स तब लगाती है जब उसकी लेंथ में चेंज हो। यस सर। अब नेचुरल लेंथ से हमने क्या काम किया कि इसके एक एंड पे फोर्स लगाया। मान लो फोर्स लगा देता हूँ मैं राइट साइड में, यहाँ से पकड़ के इसको खींचता हूँ राइट में। कितने न्यूटन से खींच दिया मैंने इसको? खींच दिया मान लो 10 न्यूटन से। 10 न्यूटन से खींचा इसको इधर। तो जब मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा के खींचूंगा तो उसकी लेंथ में कुछ इंक्रीमेंट होगा। मान लो ये जो इंक्रीमेंट हुआ है ये 2 सेंटीमीटर हुआ। कितना? इससे ज्यादा क्यों नहीं हो रहा है ये बताओ। उसके बाद टूट जाएगी, हम्म? टूट जाएगी, टूट जाएगी। नहीं नहीं, टूटने का नहीं। हमारी स्प्रिंग बहुत मजबूत है, कभी नहीं टूटेंगी। ओके, तो लाइक वापस उस तरफ को फोर्स लग जाएगा, लाइक बॉल की तरफ कौन लगा रहा होगा वो? स्प्रिंग खुद ही लगेगी। यहां से देखो, इस पर ना, इस वाले एंड पर दो फोर्स होंगे। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? दो फोर्सेस में, जैसे मैंने इसको यहां से पकड़ के खींचना शुरू किया हाँ, तो पकड़ खींचता जा रहा हूँ, खींचता जा रहा हूँ, तो स्प्रिंग की लेंथ बढ़ती जा रही है, यस सर। तो स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ता जाएगा। हाँ, तो यहां पर आने के बाद स्प्रिंग और आगे नहीं जा रही है। इसका मतलब है कि जो मेरा वाला फोर्स है इधर और स्प्रिंग ने जो फोर्स लगाया है यहाँ पर, ये दोनों फोर्स कैसे हो गए? इक्वल। मतलब इक्वल। तो अब स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी होगी? 10 न्यूटन। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू यहाँ 10 न्यूटन है, राइट? और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो भी 10 न्यूटन है। तो ये दोनों फोर्स यहाँ पर इक्वल हो गए, इसलिए स्प्रिंग फर्दर एलोंगेट या स्ट्रेच नहीं हो रही है। ठीक है, अच्छा। अब ये बताओ, मैंने इस बार क्या काम किया कि स्प्रिंग के दोनों एंड्स पर 10-10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। इधर भी मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो जब एक तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगाया था तो एलोंगेशन कितना था? 2 सेंटीमीटर। यस सर। अब इसमें एलोंगेशन कितना होगा? 0, क्यों? बिकॉज वो 10 कैंसिल कर जाएगा, एफनेट 0 आ जाएगा। गलत जवाब। 4 सेंटीमीटर। क्यों होगा 4? पहली चीज तो ये देखो कि जब हम किसी चीज को दोनों तरफ से पकड़ के खींचते हैं तो उसकी लंबाई तभी तो बढ़ती है। हाँ ठीक है, मतलब यहाँ से भी 10 लगेगा तो 2 सेंटीमीटर यहाँ से बढ़ेगा, और यहाँ से भी 10 लगेगा तो 2 सेंटीमीटर यहाँ से बढ़ेगा। हाँ, तो देखो अब यही कंफ्यूजन होता है मैक्सिमम लोगों को। इसमें एलोंगेशन जो होगा वो होगा 2 सेंटीमीटर ही होगा। elongation is 2 centimeter in this case। अच्छा, जैसे ये वाला केस था, यहाँ पे स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में आ गई थी, फर्दर एलोंगेट नहीं हो रही थी ना। हाँ, अब मैं इसी स्टेट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ स्प्रिंग का, तो स्प्रिंग का जो फ्री बॉडी डायग्राम है, ये मैंने स्प्रिंग बना ली। इसके स्प्रिंग में कौन कौन से फोर्स बनाऊंगा मैं? राइट साइड में कितना 10 न्यूटन। और लेफ्ट साइड में? kx kx। नहीं नहीं, स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, इस पूरी स्प्रिंग का। तो इस वाली स्प्रिंग पे इधर वाले एंड पे कौन फोर्स लगाएगा? टेंशन, कौन लगाएगा वो फोर्स? मतलब वो स्प्रिंग लगा रही है। स्प्रिंग का फोर्स स्प्रिंग के ऊपर थोड़े लगता है, स्प्रिंग पर कोई और फोर्स लगाता है भाई। हाँ, तो स्प्रिंग पर फोर्स किसने लगाया है? ये बॉल, कितना फोर्स लगाया होगा? 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन। तो ये वाला केस और ये वाला केस जो था, इसमें और ऊपर वाले केस में क्या फर्क है? यस, कोई फर्क नहीं है।
तो अगर मैंने एक तरफ से 10 न्यूटन फोर्स लगाया है तो दूसरी तरफ से भी ऑलरेडी फोर्स वॉल की वजह से लग रहा है। यस सर। बात समझ में आई है? हाँ हाँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही तरफ से फोर्स लगा है, फोर्स स्ट्रिंग के एंड पे हमेशा दोनों तरफ से लगा होता है। यहाँ पर हमने हाथों से पकड़ के लगा दिया दोनों तरफ, इसमें हमने अपने हाथ से लगाया था, यहाँ पर वॉल से या रिजिड सपोर्ट से लग गया था। यस सर। बात क्लियर है? यस तो यहाँ पर अलॉन्गेशन कितना होगा, इसमें भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। सर। पक्का बिल्कुल क्लियर है ये? हाँ। ऐसा लग रहा है मुझे कि तुम्हें थोड़ा बहुत डाउट है इसमें। मुझे दिमाग में एक चीज याद आ रही है कि हम्म मैंने पढ़ा था कि F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। हम्म वो माइनस और के क्या है वो मुझे मतलब ये मुझे समझ में आ गया। और हम्म वो मतलब स्प्रिंग फोर्स के नाम पे वो चीज। तो वो बहुत ही सिंपल है, ये बताते हैं तुमको। जैसे ये स्प्रिंग बनाई मैंने, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। चलो और एक काम करते हैं, ये ब्लॉक भी कनेक्ट कर देते हैं, एक ब्लॉक भी कनेक्टेड है इसके साथ। तो अभी स्प्रिंग ब्लॉक पे कोई फोर्स लगा रही है क्या? नहीं। क्योंकि ये नॉर्मल उसमें। नेचुरल लेंथ में है अपनी। अब इस ब्लॉक की स्प्रिंग ब्लॉक को मैंने शिफ्ट कर दिया राइट साइड में। हाँ हाँ। ठीक है, चलो नीचे बना देता हूँ। ये ब्लॉक को हमने शिफ्ट किया, कितना डिस्टेंस मूव करा दिया ब्लॉक को हमने, x मान लो। ठीक है, तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, x। कितना? एक्स एक्स। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ में चेंज कितना है? मतलब एक्स सेंटीमीटर। हाँ, नेचुरल लेंथ में चेंज है x। यस सर। ये डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का किस डायरेक्शन में है, राइट या लेफ्ट? राइट। अब इस ब्लॉक पर स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगी? ब्लॉक पर स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन पे लगाएंगे? टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, क्योंकि स्प्रिंग कोशिश करेगी अपनी नेचुरल लेंथ को अटेन करने का। हाँ हाँ। तो नेचुरल लेंथ को अटेन करने के लिए ये ब्लॉक पे कहाँ फोर्स लगा रही है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स लगाती है ना F, ये फोर्स होता है इसकी नेचुरल लेंथ में जो चेंज हुआ है उसके प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा नेचुरल लेंथ में चेंज करेंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो ये F स्प्रिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? एक्स के। हाँ, X क्या है? मतलब चेंज इन नेचुरल लेंथ, यस चेंज इन, नेचुरल। यस, तो ये है चेंज इन नेचुरल लेंथ, राइट। अब इसका जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको क्या देते हैं, F इक्वल टू के एक्स। ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है स्प्रिंग के मटेरियल पर, उसके थिकनेस पर, नेचर मट को किस तरह से बनाई गई है स्प्रिंग, मोटी है पतली है क्या है ना। तो इससे हमें मतलब नहीं है, क्वेश्चन में या तो स्प्रिंग कांस्टेंट के गिवन होता है या हमसे बाकी चीज़ें गिवन होती हैं और ये पूछा जाता है। अब ये तो बात हुई, अभी हमने केवल मैग्नीट्यूड का रिलेशन लिखा है। अब इसमें जो तुमने पढ़ा हुआ है ना उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, F इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, ऐसा। अब माइनस साइन क्यों लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट किधर है, राइट साइड में, और स्प्रिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट की सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये F जो है वो x की अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम वेक्टर फॉर्म यूज नहीं करते हैं, जनरली हम मॉडुलस ही यूज करते हैं, F इक्वल टू के एक्स। अब अगर मान लो ऐसा होता कि स्प्रिंग को हम कंप्रेस कर देते, यानी ब्लॉक को कहाँ मूव करा देते हम, लेफ्ट साइड, तो ये तो नेचुरल लेंथ थी। अब मैंने इसको कितना मूव करा दिया है, Z। तो इस ब्लॉक पर स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी, फोर्स होगा राइट साइड में और वो होगा KZ। KZ क्यों होगा,
कि वो भी नहीं नहीं, केस में जेड क्यों है? क्योंकि नेचुरल लेंथ में चेंज कितना है? जेड है। चेंज इन नेचुरल लेंथ कितना है? जेड के बराबर है, राइट? इसलिए ये कितना है? के जेड है। अब डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है towards left side, और फोर्स किधर लगेगा? right side. तो इसलिए यहां पर भी हम लिखेंगे ऐसे, एफ वेक्टर फॉर्म में, एफ इक्वल टू माइनस के इंटू जेड। जेड लेफ्ट में है और फोर्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जेड अगर लेफ्ट में है तो माइनस जेड किधर हुआ? Minus z मतलब right. राइट हो गया, तो फोर्स राइट में लग रहा है। ये मतलब होता है इसका। Okay. लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी कितनी है? एफ इक्वल टू के एक्स या एफ इक्वल टू के जेड ही है, ठीक है? क्लियर हो गया ये? हाँ, yes. और बताओ क्या? और तो question. ठीक है, तो अब मैं तुम्हें स्प्रिंग पर धीरे धीरे आगे लेके चलता हूँ। एक स्प्रिंग को मैंने लटकाया हूँ। अच्छा, पहले ना हॉरिजॉन्टल रखते हैं स्प्रिंग को। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, मैं ना, और नॉर्मली तो यार देखो हम बहुत धीरे धीरे कराते हैं सिस्टमेटिकली, लेकिन तुम्हारे केस में थोड़ा जल्दी बढ़ना पड़ेगा आगे। बताओ क्यों? Time. टाइम नहीं है हमारे पास उतना। तो मान लो कि मेरे पास दो ब्लॉक हैं, एक 5 kg का है और एक 10 kg का है। तो ये ब्लॉक मैंने बनाया 5 kg का और एक ब्लॉक बना दिया है मैंने 10 kg का। बीच में लगा दी है एक स्प्रिंग। ठीक। और इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है राइट साइड में गिवन है, कितना ले लें इसका एक्सेलरेशन? Two. 2। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन है। तो बताओ कि इस इंस्टेंट पे 10 kg का एक्सेलरेशन कितना है? ये एक इंस्टेंट की बात है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। 5 kg कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रहा है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नहीं चल रहा है। एक्सेलरेशन, क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी होगी, इफ एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट, देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक एट दिस मोमेंट। इस इंस्टेंट पे कितना होगा? Okay. If acceleration of 5 kg block is 2 meter per second square towards right, then what is the acceleration of 10 kg block at this moment? तो अब क्या करना चाहिए तुमको? देखो, तो प्रैक्टिस नहीं होगी तुम्हारी, इसलिए हो सकता है भी जल्दी से ना हो। सबसे पहले तो 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और स्प्रिंग फोर्स निकालो कितना है, और 10 किस डायरेक्शन में? और towards this left side. राइट साइड होगा ना ब्लॉक पर ये। क्यों होगा राइट साइड? क्योंकि 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर राइट साइड में, तो उस पर राइट साइड में फोर्स लग रहा होगा। तो के एक्स इक्वल टू 5 × 2, तो कितना आ गया ये? 10 न्यूटन। अब 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? Towards left. हाँ, अभी स्प्रिंग ये कंप्रेस्ड है कि एलोंगेटेड है? Compressed. हाँ, वेरी गुड, ये स्प्रिंग जो है कंप्रेस्ड है। तो इस पर स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा के एक्स लेफ्ट साइड में और वो होगा 10 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन कितना जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? इसका एक्सेलरेशन हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? Yes, sir. अच्छा, अब फिर चेंज करते हैं क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में मैं चेंज कर रहा हूं कि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक ब्लॉक यहां पर है
एक ब्लॉक यहाँ पर है और ब्लॉक का मास कितना ले लें राइट साइड वाले का? 5 5 kg। लेफ्ट वाले का 2 2 kg। अब मुझे किसी एक ब्लॉक पे फोर्स भी लगाना है, 5 kg पे फोर्स लगाना है राइट साइड में, कितना फोर्स लगा दूं? तो उसमें 10 10 न्यूटन लगा दिया। चलो इस पर मैंने फोर्स लगा दिया F = 10 न्यूटन। और इसका कुछ एक्सेलरेशन भी है 5 kg ब्लॉक का इस समय। तो इसका एक्सेलरेशन में मान लेता हूँ राइट साइड में है इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये सिचुएशन है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक एट दिस मोमेंट। जिस इंस्टेंट को यहाँ शो किया गया है उस इंस्टेंट पर 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो पहले बेटा ये चेक करके बताओ, ये ऑब्जर्वेशन से ये जाएगा कि स्प्रिंग इस समय एलोंगेटेड है कि कंप्रेस्ड है। elongated हाँ, कैसे पता चला? क्योंकि एक्सेलरेशन राइट साइड और फोर्स भी राइट साइड नहीं, ये लॉजिक नहीं सही दिया तुमने। बिकॉज फोर्स एफ को बैलेंस करने के लिए जो स्प्रिंग है वो राइट लेफ्ट साइड पे फोर्स लगाएगी तो बैलेंस क्यों करना है उसे? क्योंकि जो चलो रुक जाओ जरा, अब मैं इसका एक्सेलरेशन बदल देता हूँ। इसका एक्सेलरेशन मैंने कर लिया 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब बताओ ये एलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड है? अच्छा पता नहीं मतलब समझ में नहीं आ रहा देखो अभी हमने जब 2 ब्लॉक प्रॉब्लम सॉल्व की थी ना, हाँ तो मैंने क्या काम किया था तुमको ये बताया था कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होता, उससे हम डिसाइड करते थे कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। यस तो ऐसे ही तुम सोचो कि अगर ब्लॉक पर फ्रिक्शन ना हो, वो स्प्रिंग फोर्स नहीं लग रहा होता, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता और किस डायरेक्शन में होता। मैं तुमको दो क्वेश्चन दे रहा हूं यहीं पर। एक बार एक्सेलरेशन मैंने कर लिया है ऊपर 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर और नीचे एक्सेलरेशन कर रहा हूं 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब तुमको केवल इतना बताना है दोनों केस में कि स्प्रिंग एलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड है, क्या सिचुएशन है इसमें। अच्छा अच्छा ठीक है तो ऊपर वाले में कंप्रेस्ड है नीचे वाले में elongated है हाँ बिल्कुल सही। अब एक्सप्लेन करो कैसे पता चला। ठीक है तो नीचे वाले का रीजन ये होगा कि उसका जो अगर स्प्रिंग फोर्स नहीं होगा तो जिसका फोर्स लग रही होती है वो थी 5 न्यूटन अरे 5 न्यूटन कहाँ से? अरे मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन मास इनटू एक्सेलरेशन, कौन सा फोर्स 5 न्यूटन होता? मतलब हॉरिजॉन्टल में 5 केजी के लिए जो है पीडी बनाती है हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स जो रहता है 5 फ्री बॉडी न्यूटन डायग्राम में नेट फोर्स कभी नहीं बनाते हैं, एम ए थोड़े बनाते हैं हम। नेट फोर्स तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, फ्री बॉडी डायग्राम में कभी भी एम ए नहीं बनाते हम लोग। नहीं बनाते हैं हम्म चलो अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम ही बनाओ 5 kg ब्लॉक का। ऊपर वाले केस में कौन कौन से फोर्स बनेंगे? और एक एफ बनेगा और एक नीचे एफ मतलब कि एफ मतलब कितना? 10 तो राइट साइड में 10 न्यूटन। और यस सर नीचे बनेगा नहीं नहीं, 10 हॉरिजॉन्टल बताओ, माइनस केवल हॉरिजॉन्टल फोर्स। हाँ 2x x किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स मतलब लेफ्ट साइड क्यों होगा लेफ्ट साइड? टू बैलेंस 10 हम्म 10 को बैलेंस करने के लिए
किसने कहा कि बैलेंस करना है उसे? बैलेंस क्यों करना है? बैलेंस करने का मतलब क्या समझती हो तुम? अच्छा, बैलेंस करना मतलब क्या? बैलेंस करने का मतलब तो नेट फोर्स जीरो होता है। हाँ, तो क्या जीरो फोर्स क्यों होना है? जब ब्लॉक में एक्सेलरेशन है तो नेट फोर्स जीरो होगा ही नहीं उस पर। अच्छा तो kx जो होगा वो टुवर्ड्स राइट साइड लगेगा, रीजन बताओ, राइट साइड क्यों लगना चाहिए? क्योंकि एक्सेलरेशन है राइट साइड को। नहीं, तो वो तो स्प्रिंग फोर्स नहीं होता तब भी राइट साइड में एक्सेलरेशन होता ब्लॉक का। अगर मैं स्प्रिंग को अलग कर दूं, केवल 10 न्यूटन लगा रहे तब भी राइट में जाएगा ये तो। हाँ, यस सर। तो कैसे डिसाइड हुआ? वो बेटा ऐसे डिसाइड होगा कि सोचो अगर स्प्रिंग नहीं होती तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होता? तब 20 होता। 20 कैसे होता? वेट, 20 तो तुम फोर्स बता रही हो, मास इनटू एक्सेलरेशन करके। टू सॉरी, टू टू हाँ, अगर स्प्रिंग नहीं होती तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होता? 2 मीटर पर सेकंड। अभी कितना है? अभी हम्म, अभी कितना है यहाँ? 4। तो ये 2 से बढ़ के 4 कैसे हो गया होगा? अच्छा, जब ये इनॉग्रेट हो रहा होगा मतलब उस तरफ को फोर्स राइट साइड को ज्यादा लग रही है। नहीं, आराम से। जब इसका एक्सेलरेशन, अगर ये स्प्रिंग नहीं होती तो कितना होता? 2 होता। अब 4 हो गया है। तो यहां पर 10 न्यूटन के, अकेले 10 न्यूटन से तो एक्सेलरेशन आता है 2। तो इस ब्लॉक पर एक और फोर्स होना चाहिए, वो राइट होना चाहिए कि लेफ्ट होना चाहिए? अच्छा, वो राइट होना चाहिए। राइट होना चाहिए। तो राइट होगा स्प्रिंग फोर्स, तभी तो इसका एक्सेलरेशन बढ़ के 2 से बढ़ के 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया है। यस अगर स्प्रिंग फोर्स राइट साइड लग रहा है तो स्प्रिंग अभी इलांगेटेड है या? अच्छा ये बताओ, स्प्रिंग फोर्स अगर राइट साइड लग रहा है, स्प्रिंग ब्लॉक को धक्का दे रही है राइट में, तो स्प्रिंग अपनी लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, कम करने की कोशिश कर रही है? तो बढ़ाने की कोशिश स्प्रिंग अपनी लेंथ को कब करती है? जब एलोंगेटेड हो या कंप्रेस्ड हो? इलॉन्गेटेड। एलोंगेटेड होगी तो और बढ़ाएगी लेंथ अपनी। सॉरी, कंप्रेस्ड कंप्रेस्ड। तो जब कंप्रेस कर, अगर हमने उसको कंप्रेस कर दिया तो अपनी लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करती है ना, जिससे कि वो नेचुरल लेंथ में आए। तो यहाँ पर स्प्रिंग कैसी है? एलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड है? तो ये कंप्रेस्ड है स्प्रिंग यहाँ। और इस पर स्प्रिंग फोर्स किधर है? राइट साइड है। अब इस पर न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखो और के एक्स बताओ कितना होगा? के पूरी इक्वेशन बोलो, क्या लिखेंगे? kx plus 10 equals to 5 into 5 × 4। तो इससे के एक्स कितना आया? 10। अब ये स्प्रिंग जो है 2 kg वाले ब्लॉक पे कहाँ फोर्स लगा रही होगी, लेफ्ट या राइट? left, क्यों? because अगर ये भी कंप्रेस्ड है मतलब ये भी कंप्रेस्ड है? नहीं, मतलब कंप्रेस्ड ही है वो। स्प्रिंग ही कंप्रेस्ड है, ब्लॉक थोड़ी कंप्रेस्ड है। तो वो अपनी लेंथ को बढ़ाने, तो स्प्रिंग जब लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेगी तो अपने दोनों एंड से दूर दूर धक्का देगी ना दोनों ब्लॉक को कि भाई दूर हट। तो ये के एक्स यहाँ लग रहा होगा। तो अब इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? के एक्स इक्वल टू मास 2 इंटू एक्सेलरेशन a2 कर लेते हैं। और के एक्स कितना है? 10 × 2 × a2। तो इसका एक्सेलरेशन a2 कितना हुआ? 5। तो इसका एक्सेलरेशन आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इन्हीं सभी चीजों के जवाब इस क्वेश्चन में दो, नीचे वाले में।
तो बेसिकली जो 5 kg वाला है उस पे जो केस लगेगा वो तो 5 it would be towards left side and 2 kg वाले के लिए 5/2 होगा acceleration. और ये स्प्रिंग एलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड है? ये स्प्रिंग है elongated. हाँ, तो ये अपनी लेंथ को कम करने की कोशिश कर रही है। हाँ तो इस प्रोसेस में ये लेफ्ट साइड में फोर्स लगाएगी 5 kg ब्लॉक पर, यस यस के एक्स है ना। तो अब ये हो जाएगा 10 माइनस के एक्स इक्वल टू मास 5 और एक्सेलरेशन था 1, तो के एक्स इक्वल टू 5 न्यूटन आ गया, हाँ है ना। के एक्स 5 न्यूटन आ गया। अब हम इसमें 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। ये 2 kg, इस पर स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट साइड में लग गया है के एक्स और वो है 5 न्यूटन। तो नेट फोर्स हो जाएगा 5 मास 2 एक्सेलरेशन ए, तो ये कितना जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यस यस तो ये सिचुएशन थी। तो ये समझ में आया जी, ये लॉजिक हमने कैसे कैसे लगाया। चलो अब मैं एक क्वेश्चन और चेंज करता हूँ, इसमें कुछ अब ये रीजनिंग लगानी है तुमको, है ना। यस एलोंगेटेड है, कंप्रेस्ड है, ये सारा। अब मैं दोनों तरफ फोर्स लगाता हूँ। इधर मैंने मान लिया 4 kg है और यहाँ पर है 12 kg कर देते हैं। इस तरफ फोर्स लगा दिया है हमने कितना लगा दें, 28 न्यूटन। और यहाँ से भी फोर्स, मैं रैंडम वैल्यू डाल रहा हूँ, पता नहीं क्या आंसर आएगा इसका। इधर से भी फोर्स लगा दिया हमने राइट साइड में, 8 न्यूटन लगा दिया, ठीक है। और एक्सेलरेशन है 4 kg ब्लॉक का राइट साइड में, और इसका एक्सेलरेशन ले लूँ मैं 4 kg ब्लॉक का राइट साइड में, कितना एक्सेलरेशन लिख दूँ, मान लो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस इंस्टेंट पे 12 kg का एक्सेलरेशन बताओ। अच्छा ठीक है इसमें जो स्प्रिंग है ये एलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड है? compressed. हम्म, ठीक है। That is 26 or 28. पता नहीं, मैंने तो रैंडम वैल्यू लिखी है। चलो 4 kg का बिट I'm asking that 12 kg पर वो post 26 से 28 है 28। 28 okay. 4 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो इसमें कौन कौन से फोर्स बनाए। हॉरिजॉन्टल में 8 न्यूटन राइट साइड में, स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट या राइट? Spring force would be left side. लेफ्ट साइड क्यों बनाया? Left side because अगर हमें spring force नहीं होती तो
विद एक्सेलरेशन देखा जाए तो 4 kg पे जो एक्सेलरेशन होता है वो 4 होता है, मतलब 4 न्यूटन होता है। 4 न्यूटन कैसे? एक्सेलरेशन 4 न्यूटन? नहीं, फोर्स 4 न्यूटन। अगर हमारा एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो फोर्स 4 kg पे 4 न्यूटन होगा। कैसे 4 न्यूटन कैसे आता फोर्स? m/2 में करके अगर स्प्रिंग फोर्स नहीं होती तो तो, और वो जो फोर्स होती है वो राइट साइड पे लगती है, कितनी? 4 न्यूटन। ये तुमने ना अभी बीच में भी 2-3 चीजें गड़बड़ बोली थी। ये 4 न्यूटन फोर्स कैसे निकाल लिया तुमने? मान लो ये स्प्रिंग नहीं है यहाँ पर, हटा दी मैंने स्प्रिंग, तो इस पर एक ही फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन। ये 4 न्यूटन कहाँ से बना लिया फोर्स तुमने? हम्म हाँ, यस यस, ठीक है, नहीं होगा। नहीं नहीं, अभी तुमने क्लियर नहीं किया। 4 न्यूटन तुम कैसे निकाल लेती हो? 4 न्यूटन, आई आई एक्चुअली थॉट दैट स्प्रिंग अगर फोर्स नहीं लगा रही और 8 न्यूटन को भी कैंसिल कर दिया था, मतलब जैसे सोचा था कि 8 न्यूटन नहीं है, ना कि स्प्रिंग तो फोर्स 8 है। न्यूटन क्यों नहीं है? 8 न्यूटन तो लगा ही हुआ है। हाँ, यस लगा है। और ये 4 न्यूटन कैसे निकाला तुमने फोर्स फिर? गलत निकाला वो, राइट, m/a करके। एम इंटू ए कोई फोर्स थोड़ी होता है, मैं फिर बता रहा हूँ, एम ए कोई फोर्स नहीं होता है। वो तो जो बहुत सारे फोर्स बॉडी पर लगे होते हैं उनका वेक्टर सम एम ए के बराबर होता है। यस सर। नहीं समझ आया? नहीं आ गया। नहीं आया तुमको भी समझ में? देखो, एक फोर्स मैंने यहाँ से बनाया किसी चीज पे, मान लो ये फोर्स बनाया मैंने 3 न्यूटन। एक फोर्स यहाँ से लग रहा है 5 न्यूटन, और 5 और 3 का डिफरेंस कितना है? 2 न्यूटन है। तो इस बॉडी पर ये 2 न्यूटन फोर्स थोड़ी बनाते हैं हम इस पर। हाँ, इस पर फोर्स तो दो ही लग रहे हैं, 3 न्यूटन और 5 न्यूटन। यस सर, यस सर, ये 2 न्यूटन क्या है? ये तो नेट फोर्स है, ये कभी फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं बनता है। यस सर। नहीं समझ में आया? उस हिसाब से तो फिर तुम्हारा, तुम 3 फोर्स कहोगी इस ब्लॉक पर, 5 न्यूटन भी लग रहा है, 3 न्यूटन भी लग रहा है और 2 न्यूटन भी लग रहा है, तो ये तो थोड़ी सही है। नहीं क्लियर हुआ? नहीं, क्लियर हो गया। और फोर्स नहीं, 4 न्यूटन नहीं होती। तो इस पर एक ही फोर्स लग रहा है ना, 8 न्यूटन का। हाँ, हाँ चलो, अब दोबारा से अप्रोच करो और बताओ क्या आता है एक्सेलरेशन। हाँ अब बताओ, इस पे स्प्रिंग एलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड है? वेट एक सेकंड। इसको कैसे चेक करेंगे? अगर स्प्रिंग नहीं होती तो 4 kg का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था। अभी कितना है? 1 है। तो जितना होना चाहिए उससे कम है, यानी स्प्रिंग के कहाँ फोर्स लगा रही होगी? लेफ्ट या राइट? तो अब ये स्प्रिंग अगर लेफ्ट में फोर्स लगा रही है तो ये अपनी लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रही है या कम करने की कोशिश कर रही है? बड़ा लेंथ को बढ़ा रही हूँ। तो फिर ये कंप्रेस्ड है कि elongated है? कंप्रेस्ड है। कंप्रेस्ड है। तो अब इतना हो गया। अब इक्वेशन लिखो न्यूटन सेकंड लॉ से और के एक्स निकाल लो कितना आता है। 4 न्यूटन। हाँ, इक्वेशन क्या लिखी बोलो? 8 minus k is equals to 4 into 1। 8 माइनस के एक्स इक्वल टू 4 इंटू 1, तो के एक्स कितना आ गया यहाँ से? 4। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ 12 kg वाले ब्लॉक का। तो 12 kg ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्स बनाए? सर, जो 28 न्यूटन है टुवर्ड्स राइट साइड, हम्म और उसके बाद kx है टुवर्ड्स राइट साइड अगेन। ये भी राइट साइड बनेगा। के एक्स और उसकी वैल्यू कितनी है? 4 न्यूटन है। अब न्यूटन Yes, सेकंड लॉ से इक्वेशन क्या हुई? that 28 plus 4 equals to 12 into k। तो 32
बाई 12। Yes, sir. Yes, sir. तो कितना आया? So, 8/3. तो 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ये, ठीक है। Yes, sir. अच्छा चलो, अब मैं नीचे वाले क्वेश्चन में चेंज करता हूँ थोड़ा। इसका जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर ब्लॉक का लेफ्ट साइड में है, और इसका एक्सेलरेशन है लेफ्ट साइड में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इसमें बताओ 8 kg वाले, ये 4 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है इस इंस्टेंट पर? Okay. सर एक प्रॉब्लम है, मेरी KX की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। मतलब 12 kg वाले पे देखा कि अगर स्प्रिंग नहीं होती तो जो 12 kg वाला ब्लॉक है तो उसके लिए एक्सेलरेशन होती 14/6, जो विच इज मोर देन 2। दैट मीन्स कि, और अभी 2 लग रही है, दैट मीन्स कि जो हमारी स्प्रिंग वाली फोर्स होगी वो मतलब राइट साइड पे लगेगी। हाँ, सो या राइट साइड ना, पे लगेगी। इसमें बहुत आसान है देखना। तुमको ये 28 kg वाला फोर्स किस डायरेक्शन में लगा हुआ है? राइट साइड, 28 न्यूटन राइट साइड में है ना, और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? लेफ्ट साइड। यानी कि लेफ्ट साइड में लग रहा होगा स्प्रिंग फोर्स। हम वैसे नहीं देखूंगे, जैसे मतलब देख रहे थे बाकी भी। हाँ, मतलब वो साइन वगैरह से करने से बेटर है कि डायरेक्ट ही चेक कर सकती हो ना कि स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा होगा इसमें। ओके, राइट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में लग रहा होगा, तो स्प्रिंग एलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड है? elongated। एलोंगेटेड। ऐसे करो आगे। ओके, फिलहाल का एक्सेलरेशन इज 1। 4 kg वाले का एक्सेलरेशन आ रहा है 1। यस सर, अभी मैं चेक कर 1 towards, okay, 1 towards the right side। तो अभी हम चेक करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से इसकी जो इक्वेशन लिखी आपने, वो लिखी kx -28 इक्वल टू मास 12 एक्सेलरेशन 2। तो kx आ जाएगा 28 प्लस 24। ऐसे ही किया? नहीं, ऐसे नहीं किया। क्यों? ओके, मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, मैंने वो माइनस कर दी वहाँ पे, तो जिस वजह से मेरा 4 न्यूटन के एक्स की वैल्यू 4 न्यूटन आ रही थी। नहीं, तुमने इक्वेशन क्या लिखी? मतलब के एक्स प्लस 28 इक्वल टू 12 प्लस क्यों? kx किस डायरेक्शन में लग रहा है? के एक्स मतलब लेफ्ट साइड। लेफ्ट होगा ना, ये राइट में है, और एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन के फोर्स को हम पॉजिटिव लिखते हैं। यस सर।
तो के एक्स माइनस 28 इक्वल टू 12 इंटू 2, तो के एक्स कितना हुआ? it would be 52. 52। तो अब 4 kg वाले की फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम। तो इस पर 8 न्यूटन तो बना दिया हमने राइट साइड में, है ना? स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा है? स्प्रिंग फोर्स इस पे लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। स्प्रिंग एलोंगेटेड है कि कंप्रेस्ड है? जो स्प्रिंग एक सेकंड elongated है। तो अपनी लेंथ को कम करने की कोशिश करेंगे, दोनों एंड पास पास आएंगे, लंबाई को घटाने की कोशिश करेंगे, तो क्या बन, लेफ्ट साइड या राइट साइड? राइट। तो ये राइट होगा ना, कंफ्यूज हो रही हो यार तुम इसमें। मम्मी एक जगह बस वो थोड़ी सी लिखो। तो अब इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे that 52 plus 8 equals to 4 into 8। 4 इंटू ए, तो ए कितना आया? 15। 60/4, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे चेक करते हैं इनको। स्प्रिंग वाले जो क्वेश्चंस होंगे ना, ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। अभी स्प्रिंग पर बहुत सारी वैरायटी बनेगी क्वेश्चंस की, ठीक है? यस। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, अब दूसरी वैरायटी पर आते हैं। उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ बेसिक से सवाल छोटे छोटे पूछने पड़ेंगे, नहीं तो तुम थोड़ा कंफ्यूज होने लगती हो। एक्चुअली तुमने ना पहले सिस्टमेटिकली ये लॉज ऑफ मोशन वगैरह ना किया हुआ नहीं है, तो जो मैंने बताया है वो तुम्हारे दिमाग में रहता है, लेकिन सडनली तुम फिर पुरानी वाली चीज़ों पे चली जाती है जो तुमने पहले पढ़ी होंगी कभी। एकदम से क्या है कि पुरानी चीज़ दिमाग से हटती नहीं है, इरेज नहीं होती है, उसमें टाइम लगता है। यस। अब मान लो कि एक स्प्रिंग मैंने ली यहाँ पर और इससे कोई ब्लॉक नहीं लटका हुआ है, तो ये क्या है इसकी? ये नेचुरल लेंथ है, ठीक है। अब मैंने इससे एक ब्लॉक लटका दिया जिसका मास है m। तो अब ये ब्लॉक क्या होगा? इसके वेट की वजह से स्प्रिंग नीचे जाएगी और इसमें जो एलोंगेशन है स्प्रिंग में, वो मैंने मान लिया कि x0 होता है। अब यहाँ पर ये पोजीशन ए पर अगर मैं ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो कौन कौन से फोर्स बनाऊंगा मैं इसमें? mg और kx0 ऊपर। तो यहाँ पर नेट फोर्स तो जीरो हो गया इसका। yes। तो mg माइनस के एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो के एक्स की वैल्यू mg आ जाएगी, और अगर हमसे नेचुरल इसमें एलोंगेशन पूछा जाए इक्विलिब्रियम में, तो ये mg/k हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इस ब्लॉक में एक ब्लॉक और अटैच कर देते हैं यहीं पर। इसका मास है 2m, अटैच कर दिया, एक और ब्लॉक जोड़ दिया, तो अब क्या होगा इससे? नीचे जो फोर्स लगेगी वो भी 3mg। नहीं, ये यही नहीं रहेगा ना, और नीचे चला जाएगा। yes। और टोटल मास कितना हो गया? 3m। तो अब ये फर्दर एलोंगेशन कितना है इसमें, ये बताना है हमको। फर्दर एलोंगेशन x कितना होगा? ये जो फर्दर एलोंगेशन हुआ है x, ये कितना होगा, है ना? कुछ बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं करना है, कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिख लो, आ जाएगा ये भी। तो इस पोजीशन को नाम देता हूं मैं ये b। तो पोजीशन b में अगर हम 3m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे बेटा, तो कौन कौन से फोर्स बनाए इसमें? नीचे बनेगी 3mg, ऊपर बनेगा kx और kx0, या k इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट, टोटल एलोंगेशन। तो इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो के एक्स प्लस के एक्स नॉट किसके बराबर है? 3mg के। अब इसमें के एक्स कितना है? तो mg प्लस के एक्स नॉट इक्वल टू 3mg। तो के एक्स नॉट कितना आया?
जी। तो एक्स नॉट कितना हो गया 2 mg/k। ये फर्दर एलोंगेशन है और टोटल एलोंगेशन है 3 mg/k। नेट है 3 mg/k और जो केवल 2m की वजह से फर्दर एलोंगेशन हुआ है वो 2 mg/k है। ठीक है, ओके। क्लियर है इतना? हाँ। अच्छा, अब देखो एलोंगेशन ना हम डायरेक्ट ढूंढ लेते हैं। हम मैं देखो यार इसको ना अब क्या करूं, मजबूरी है तुमको ना, मैं डायरेक्ट बताऊंगा ये, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि तुमको मैं धीरे 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 लेवल ऊपर लेके जाऊं। तुमको अपने दिमाग को तकलीफ देनी पड़ेगी जल्दी ही। अब मैंने 3 स्प्रिंग कनेक्ट की यहाँ पर, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने मान लिया है 2k है, इसका मैं मान लेता हूँ 3k है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है नीचे k। इसका मास है 2m, इसका मास मान लेता हूँ मैं 4m, और इसका मास है 6m। इस वाली स्प्रिंग में एलोंगेशन है x1, ऊपर वाली स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना है x1, इसमें है x2, और इसमें एलोंगेशन कितना है x3। तो तुमको x1 x2 x3 की वैल्यूज बतानी है कितनी कितनी है। तो कैसे करोगी बताओ मुझे। पहले हम 2m का एक पीडी बनाएंगे। ऊपर जो फोर्स लगेगी वो होगी 2k x1, और नीचे 2mg, बट वी हैव 4mg एंड 6mg एज वेल नीचे। हाँ नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ना अगर, तो तुमने ऊपर वाला तो ठीक बताया 2k x1, नीचे 2mg प्लस ये वाली स्प्रिंग भी तो फोर्स लगाएगी। हाँ, ये वाली लगाएंगे। कितना फोर्स लगाएगी ये स्प्रिंग, 3kx2 किस डायरेक्शन में? नीचे, मतलब हाँ, तो देखो ये तो सिस्टमेटिक तरीका हो गया, ऐसे ही करना अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए। अब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि ऊपर वाली जो स्प्रिंग है वो कितने मास को होल्ड कर रही है, अल्टीमेटली उसे कितने लोगों को सपोर्ट करना पड़ रहा है। उसे 3, मतलब 12 12m को, तो उसमें जो एलोंगेशन आएगा वो 12 mg की वजह से आएगा, यानी 12 mg इक्वल टू 2kx1 2k x1। तो x1 कितना हो जाएगा 6mg/k। 6 mg/k। तो जैसे तुम पहले फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बना के निकलवाते ना, मैं वैसे ही निकलवाता, लेकिन अब हमें डायरेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अब x2 बताओ इसी तरह से कैसे निकालेंगे। x2 फिर वो 4m, एक सेकेंड, ओके, तो नीचे 10mg लगेगा, हम्म और kx3 लगेगा फोर्स, और 3k x2 बस, नहीं नहीं kx3 नहीं, हम ये वाली स्प्रिंग को भूल ही गए। अब हमने दोनों ब्लॉक को समेटा और इससे लटका दिया, तो 4m प्लस 6m 10 mg हो गया ना इससे। और 10 mg को सपोर्ट कौन करेगा, ये वाली स्प्रिंग यस यस 3k x2। अब हमको ये kx3 बनाने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि हमने दोनों ब्लॉक को मिला के क्या मान लिया, एक सिंगल ब्लॉक। यस। जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो हमने तीनों ब्लॉक को मिला के एक सिंगल ब्लॉक माना 12m का, और ये बीच वाली स्प्रिंग तो मासलेस है, इनको तो हमने मान लिया कि इनके होने नहीं होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो यहां से x2 कितना जाएगा 10 mg/3k। ठीक है। अब x3 बताओ कितना होगा। x3 के लिए, सो नीचे 6mg इक्वल्स टू kx3, हाँ kx3, तो x3 कितना, 6mg/k। यस, तो ये 6 mg/k हो गया। समझ आ गया ये, है ना ऐसे ही। अब जैसे कई बार स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग वीडिंग वगैरह पूछेंगे, कुछ करेंगे, तुमको सिंपल बेसिक लॉजिक ये लगाना है कि सबसे ऊपर वाली स्प्रिंग जो है वो इन सभी को ढो रही है, सभी का बोझ उठा रही है। ये वाली स्प्रिंग केवल इन दो का बोझ उठाती है ना। यस सर। और जो ये वाली स्प्रिंग है इस पर वेट किसका है, केवल इसका। अब इसमें ना क्वेश्चन में बेसिकली जेई में कई बार कैसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें स्प्रिंग को काट देते हैं, कटिंग ऑफ स्प्रिंग जिसको कहते हैं, कटिंग ऑफ स्प्रिंग प्रॉब्लम्स। स्प्रिंग को काट दिया,
अब मैं तुम्हें प्रॉब्लम से ही समझाऊंगा, इसमें एग्जाम्पल ले रहा हूं पहला। इसका मास है m, ये भी m और ये भी m। ये स्प्रिंग है A, यस ये B और ये C। स्प्रिंग कांस्टेंट सभी के सेम। अभी मैं वैल्यूज सिंपल रख रहा हूं जिससे कि इजी हो समझने में। अच्छा ये बताओ, सबसे ऊपर वाली स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना है अभी? बी एक्स होगा कितना? एक्स एक्स ऐसे तो फिर किसी भी चीज का एक्सेलरेशन A, वर्क डन W, फोर्स F, वेलोसिटी कोई पूछे तो हम कह देंगे V है। मतलब इट वुड बी CmG/k। हाँ, तो इसका एलोंगेशन हो जाएगा, इसमें x1 मान लेते हैं 3mg/k। बीच वाली स्प्रिंग में x2 मान लेते हैं, कितना? 2mg/k 2mg/k। और सबसे नीचे वाली में mg/k। mg/k। ठीक, ये हुआ। यस अब मान लो कि हमने किसी एक स्प्रिंग को सडनली कट कर दिया। तो मान लो ये वाली जो स्प्रिंग है, यहां से मैं इसको कट कर देता हूं। ये सिजर लग बना दिया हमने, यहां से कट किया। अब जैसे स्प्रिंग को कट करते हैं तो स्प्रिंग होती है मासलेस। यस तो मासलेस स्प्रिंग होने की वजह से क्या होगा कि जो ये वाली स्प्रिंग है यहां से कटेगी, तो इसका जो ये वाला एंड होगा ना, ये तो इंस्टेंटली नेचुरल लेंथ में पहुंच जाएगी। यस लेकिन ये वाली जो स्प्रिंग है, इसके दोनों एंड से ब्लॉक कनेक्टेड है। इसके भी दोनों एंड से ब्लॉक कनेक्टेड है। अभी इनकी लेंथ सडनली चेंज नहीं हो सकती। इनकी लेंथ को चेंज होने में टाइम लगेगा, हालांकि वो टाइम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होगा, बट इट वुड टेक सम टाइम। और इसकी लेंथ इंस्टेंटली चेंज होगी। ऐसे भी समझ सकते हो, इसका मास 0 है। यस तो ये जैसे ही कटेगा ना, तो इनफाइनाइट एक्सेलरेशन से मूव कर जाएगा। ये एंड इनफाइनाइट एक्सेलरेशन से मूव करेगा, तो स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ में आने में कोई टाइम नहीं लगेगा, वो इंस्टेंटली नेचुरल लेंथ में आ जाएगी। ठीक है। यस सर यस सर अब हमको ये बताना होता है कि तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना कितना होगा, ये बताओ। जस्ट एट द मोमेंट स्प्रिंग, अपर स्प्रिंग इज कट, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन ये, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक just after upper spring is cut। जस्ट आफ्टर का मीनिंग क्या होगा संभवी? जस्ट आफ्टर का मतलब, जैसे ही कटा मतलब उसके बाद हाँ, अब फिजिक्स की लैंग्वेज में समझाता हूं तुम्हें। देखो, जैसे कोई ब्लॉक रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है और उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखते हैं हम इक्वेशन में? 0। यस और एक्सेलरेशन कितना लेते हैं? 2 मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी निकालनी है हमको 4 सेकंड के बाद, तो हम लिखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो v इक्वल टू 0 प्लस एक्सेलरेशन लिखा 2 और टाइम लिख दिया हमने 4, तो 8 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। यस सर तो जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो तुमने शायद ही ध्यान दिया हो कभी कि कोई बॉडी जब रेस्ट से स्टार्ट करती है तो हम इनिशियल वेलोसिटी तो 0 लेते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी में पहले एक्सेलरेशन आता है, फिर वेलोसिटी आती है। यस सर ठीक है क्लियर हुई ये बात? हाँ तो जस्ट आफ्टर कटिंग ऑफ द स्प्रिंग का मतलब ये है कि जैसे ही हमने इसको कट किया तो इन तीनों ब्लॉक में एक्सेलरेशन तो आ सकता है, लेकिन अभी वेलोसिटी नहीं आई है। यस सर जब वेलोसिटी आएगी, ये ब्लॉक मूव करेंगे, तो स्प्रिंग की लेंथ में भी चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी जस्ट आफ्टर कटिंग देयर इज नो चेंज इन द लेंथ ऑफ दीज टू स्प्रिंग्स। यस
ठीक है, तो अब हम निकालेंगे इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में तुम्हें मतलब समझ में आया, जस्ट आफ्टर कटिंग का मतलब वेलोसिटी नहीं आई है, एक्सेलरेशन आ गया है। पर एक्सीलरेशन हाँ तो अब मैं ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो इस पर कौन कौन से फोर्स बनेंगे अब स्प्रिंग को काटने के थ्री बाद? ऊपर वाली स्प्रिंग तो फोर्स लगाएगी नहीं। नीचे 3 mg फोर्स लगेगा। 3 mg, यानी कि ये तो kx1 हुआ, पहले मैं kx1 बना देता हूं जिससे मिस्टेक ना हो। kx1 और इसका mg भी तो होगा। हाँ yes, अब ब्लॉक बी पर कितना होगा फोर्स? नीचे mg और kx3 ऊपर एक एक मिनट, हाँ mg। अब दूसरा बोलो। और kx3 नीचे और kx2 ऊपर। हाँ वेरी गुड। तो इस पर हम kx3 बना देंगे नीचे, और kx2 ऊपर बन जाएगा। ठीक है, ये है ब्लॉक ए, ये है बी। अब हम बनाते हैं ब्लॉक सी का फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस पर mg लग रहा होगा और नीचे और kx3 ऊपर। kx3 ऊपर लग रहा होगा। अब न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिख के हम इनके एक्सेलरेशन लिख देंगे। तो इसकी इक्वेशन लिखो, क्या होगी? नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, kx1 इक्वल टू mg प्लस ma1। अब kx1 की वैल्यू रख के a1 बताओ कितना आता है? 4g 4g, वेरी गुड। डायरेक्शन बैक शुरू होने नीचे। अब ब्लॉक बी पर बताओ क्या होगा? kx2 की वैल्यू कितनी है kx2 2mg और kx3 कितना है? 3mg नहीं, 2 mg mg है। mg mg तो इस पर ऊपर लग रहा है 2 mg और नीचे कितना लग रहा है, ये दोनों मिला के? 2mg तो कितना हुआ इसका एक्सेलरेशन बी का? 0। सी का एक्सेलरेशन कितना आएगा? c का एक्सेलरेशन भी 0। 0 आएगा, वेरी गुड। तो ये तुमको क्लिक कर गया, तो सी का एक्सेलरेशन हो गया 0। अब इसमें अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो पूछ लो, पहले देख लो इसको सारा हमने कैसे किया। अच्छा ठीक है इट्स क्लियर। अच्छा, अब मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन है। अब मैं ना पहले काटूंगा मिडिल स्प्रिंग को, जस्ट आफ्टर मिडिल स्प्रिंग इज कट, यानी कि अब हमने किसको काट दिया है? अब हमने काट दिया है ये वाली स्प्रिंग को। अगर मिडिल स्प्रिंग को कट कर दिया है, अब तुमको बताना है कि तीनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन क्या क्या होंगे जस्ट आफ्टर कटिंग। तो ए वाले ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। mg फोर्स नीचे लग रहा होगा इस पर, और ऊपर कितना लग रहा होगा? kx1 और kx1 की वैल्यू कितनी है? 3mg 3 mg। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ? इसका एक्सेलरेशन होगा 3 3, ओनली 3? kg किस डायरेक्शन में? अपवर्ड्स। तो अभी तो कुछ और बता दिया था, 0 बोल दिया था ना तुमने। हाँ वो मैंने
इसको गलती से इसका x1 mg मान दिया। तो ये एक्सेलरेशन ऊपर आ गया। अब ए बी बताओ, बी का एक्सेलरेशन। तो बी पर फोर्स बताओ कौन कौन से लग रहे हैं। बी पे जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ नीचे kx3 लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ मतलब mg और kx3। तो के एक्स थ्री। अब एक्सेलरेशन कितना हुआ इसका। इसका एक्सेलरेशन हो गया 3, इसका भी 3g, के एक्स थ्री 2g। किस डायरेक्शन में। नीचे। तो इसका एक्सेलरेशन है नीचे। ठीक है। अब सी का एक्सेलरेशन बताओ। 0। सी का एक्सेलरेशन आएगा 0। इस पे एक mg लग रहा होगा, ऊपर के एक्स थ्री लग रहा होगा। के एक्स थ्री इक्वल टू mg है, इसका मतलब है ए सी कितना है, 0 है। यस यस। ठीक। हाँ। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम, कटिंग ऑफ स्प्रिंग वाला। ये ब्लॉक है, इसका मास है m, एक स्ट्रिंग है, इसका मास है 2m। अभी सारा सिस्टम कैसा, इनिशियली इक्विलिब्रियम में, सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। ठीक है। अब इसमें स्प्रिंग नहीं कनेक्ट की है, यहां पर स्ट्रिंग कनेक्टेड है। तो आपको बताना है कि यहां पे क्या करेंगे, एक सिजर से इसको काट दिया, इसको ब्लॉक को लिखा हमने ए और इसको लिखा बी। तो हमको बताना है फाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड of acceleration of A and B just after cutting string स्ट्रिंग को काटने के जस्ट बाद बताना है। ठीक है। बी का एक्सेलरेशन होगा 2। बी का कितना, 2g। किस डायरेक्शन में। नी। अच्छा, और ए का देखा होगा। अच्छा तो क्या हुआ बेटा। ऊपर की तरफ होगा जी। अच्छा, अब एक काम करो, मुझे सिस्टमेटिकली बताओ पूरा क्या क्या किया तुमने। ठीक है। तो लाइक क्योंकि स्ट्रिंग था उसमें टेंशन होनी थी बट वो कट गया तो टेंशन नहीं होगी। तो जो ब्लॉक ए है उस पे जो x1 अगर इलॉन्गेशन हो रहा है तो नीचे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा mg और जो ऊपर लगेगा वो लगेगा kx। चलो तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो कौन कौन से फोर्स बनाए ए पर। mg नीचे mg नीचे, और और kx1 ऊपर। हाँ, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होगी के एक्स की। इसका 2mg। हम्म 2mg। 2 mg। इनिशियली कितना रहा होगा इसमें। और हम स्ट्रिंग को भी देखेंगे तो 2mg मतलब इसको पहले तो स्ट्रिंग को काटा नहीं है ना, बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग कितना होगा इसमें।
एक सेकंड। 3 mg/k मतलब x1 the elongation would be 3 mg/k और जब स्ट्रिंग भी कटी थी तो उसमें कितना फोर्स था, स्प्रिंग फोर्स कितना था? 3 mg। तो 3 mg लग रहा होगा ना, स्प्रिंग की लेंथ में तो चेंज हुआ नहीं होगा सडनली, हाँ यस। तो 3 mg। अब 2m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ओके ओनली 2 mg। अब इस पर न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखो 2m वाले पर। सो 2 mg हम्म is equals to हम्म 2ma। तो 2ma, तो कितना एक्सेलरेशन आया इसका? जी तो 2g क्यों बोल दिया था तुमने अभी? बिकॉज इसका तो फ्री फॉल होगा तो g से नीचे आएगा। यस सर ठीक है। हाँ, अब a का एक्सेलरेशन बताओ। A का acceleration would be 3 mg minus mg मतलब equals to m into a। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ, जी किस डायरेक्शन में? upwards। अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ओके तो इसका अपवर्ड होगा। हाँ, इसमें डाउट क्या है तुम्हारे को, ये बताओ। सर अभी अब फिर हो गया मैंने मास इंटरचेंज कर दिया जिस वजह से मेरा जी भी इंटरचेंज हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है। अब एक काम करो, सुनो, आज हम इतना ही करते हैं। वो ना तुम्हारे दिमाग में समझ में आ गया कि जो है ना बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल चीज़ें अब इकट्ठी हो गई हैं, तो थोड़ा अपने ब्रेन को टाइम दो एब्जॉर्ब करने का, है ना। आज हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ ली हैं, देखो, जैसे एक तो कटिंग ऑफ स्प्रिंग पढ़ ली, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग वाले भी केस पढ़ लिए थे हमने, हाँ ये भी पढ़ लिए, और ब्लॉक के फ्रिक्शन वाले भी देख लिए, जिसमें कि फोर्स दोनों ब्लॉक पे लगाया है हमने एक साथ। इतनी यस इतनी इतनी चीज़ें कर ली हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें आज हमने अलग अलग तरह के ना, एक्चुअली 3 तरह के कॉन्सेप्ट हमने अलग अलग पढ़ लिए हैं आज। हाँ तो अभी एक काम करो, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें ना मिक्सअप हो जाएंगी और कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से दिमाग में सेट नहीं होगी। तो मैं ये कहूँगा आज हम इतना करेंगे, तुम अब जेई मेन के क्वेश्चन सॉल्व करके बैठना ओके और डाउट्स लेके बैठना, जिसमें स्प्रिंग फोर्स हो, ब्लॉक पे फोर्स हो, ठीक है। पीवाई की 2024 के हैं तुम्हारे पास? यस सर यस हाँ, तो क्वेश्चन सॉल्व करना और डाउट्स लेके भेजना, बैठना साथ में। और मैं तुम्हें अब नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा सर्कुलर मोशन। तो दैट्स ऑल अबाउट स्प्रिंग फोर्स। हाँ, अभी तो मैं स्प्रिंग फोर्स में तो नहीं करा रहा हूँ। देखो, स्प्रिंग फोर्स कोई खत्म नहीं होगा कभी भी, ये पूरा 12th क्लास तक चलता ही रहेगा। ओके वो तो एसएचएम में भी आएगा, यस सर और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी स्प्रिंग कनेक्ट कर दिए चार्ज पार्टिकल के साथ में, वो ऑसिलेट कर रहे हैं, तो ये स्प्रिंग कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन बेसिक चीज स्प्रिंग की ये है जो हमने आज पढ़ी ना। अब स्प्रिंग की फिर जरूरत पड़ेगी हमको, वर्क पर एनर्जी में क्वेश्चन आएंगे अभी इसके, स्प्रिंग के। फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आएंगे, 2 ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं, पीछे से एक ब्लॉक ने आके टक्कर मारी, मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, ये निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं जो, है ना। तो अभी स्प्रिंग स्प्रिंग तो पूरे कभी खत्म नहीं होगी तुम्हारी, पूरी 12th में स्प्रिंग चलती रहेगी, 11th में भी चलेगी, हर टॉपिक में कहीं ना कहीं स्प्रिंग का सवाल आ ही जाएगा। लेकिन उसका जो बेसिक है स्प्रिंग का, वो ये है जो हमने पढ़ा। जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, जेई मेन का ही क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये जेई मेन में क्वेश्चन ये आ चुका है पहले, इस तरह का एडवांस में भी आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन ये। तो दैट मींस हमने स्प्रिंग जे मेंस के लिए कवर कर लिया। हाँ, मतलब केवल स्प्रिंग का जो क्वेश्चन होगा, हाँ है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जेई मेन के तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगी तो हो सकता है तुम्हें उसमें स्प्रिंग के भी क्वेश्चन मिलेंगे, ब्लॉक पर फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, और थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जेई मेन के क्वेश्चन में तुमको कैसा फील आ रहा है, हो रहे हैं कि नहीं सॉल्व, इसका भी आइडिया लग जाएगा। यस सर ठीक है, तो अभी इसको इतना करो और डाउट्स लेके बैठना, तो है ना, जब तुम क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगी ना, उनमें अटकोगी, उसमें गलतियां करोगी, उसी से सीखोगी। सबसे ज़्यादा लर्निंग उसी से होती है जो हम मिस्टेक करते हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता जाऊंगा तो मैं तुम्हें सारी चीज़ें सही सही बताता जाऊंगा ना, तो फिर तुमने गलती कहाँ की उसमें।
और लर्निंग किससे होती है कि जब हम अपने आप से सॉल्व करते हुए जब हम कहीं मिस्टेक करते हैं, तो मिस्टेक करने से डिप्रेस नहीं होना चाहिए, वही लर्निंग होती है। अगर मिस्टेक ना करें हम फिर तो मतलब हमको सब कुछ आता है। ठीक है, तो इसको भी इतना रोकते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके। चलो तो मैं अभी यहाँ से डिस्कनेक्ट करूँ अभी, और तो कुछ नहीं पूछना। कल क्लास करेंगे ना हम्म 8:30 को? कल आल्सो वी हैव अ क्लास। कल पक्का नहीं है बेटा, तुम लेकिन ना डाउट्स भेज सकती हो मुझे, हाँ ठीक है, डाउट्स एंड सम क्वेश्चन। तो मुझे व्हाट्सएप कर देना यस, या क्वेश्चन। फिर सुबह भी हो सकती है क्या? तो मैं नहीं, तुम देखो स्कूल वगैरह तो अभी जाना नहीं है तुम्हें, नहीं। तो डाउट्स के लिए तो हो सकता है मैं तुम्हें 10-15 मिनट बीच में कनेक्ट करके वैसे ही बता दूंगा, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक, चलो यस बेटा, है ना। यस। बाय ठीक है, थैंक यू सो मच। बाय।